जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा था, इसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने अवेलेबल करा दिया है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं CDP का भी आपका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैंने EVS के 22 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए हैं। वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस से आप क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हमारा होना है 20 अगस्त को, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए आप सभी लोग जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हो, हमारे दोस्त भाई बहन, तो वो सभी लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को देखकर जरूर जाइएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, नस्त नाबूद शब्द किस भाषा का है? नस्त नाबूद शब्द किस भाषा का है? तो इसको करने के लिए हमें पैराग्राफ पढ़ने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, नस्त नाबूद जो शब्द है ये किस भाषा का है? ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। इसके अलावा जैसे अफसोस हो गया, और आबरू हो गया, आवारा हो गया, आतिशबाजी हो गया, और दरबार हो गया, ये सभी शब्द जो हैं ये फारसी भाषा के ही शब्द हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर गरीब में कौन सा समास है? बताइए, आप सभी लोग कमेंट करिए कि अमीर और गरीब में कौन सा समास है। तो देखिए, अमीर और गरीब, तो कौन सा समास होगा? यानी द्वंद्व समास होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द है। यहाँ पर देखिए, ये मात्रा छूट गई है, ये लिखा है अकूत। अकूत खजाना, अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत शब्द है, क्या शब्द है बताइए। तो देखिए, खजाना की बात करें तो खजाना क्या एक संज्ञा है? खजाना क्या एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता को बताएगा वही विशेषण होगा। तो अगर हमसे पूछा गया है कि वाक्यांश के अनुसार जो अकूत है ये क्या है, तो अकूत एक विशेषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निरीह का पर्यायवाची है। तो निरीह का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? तो जो निरीह होता है इसका जो पर्यायवाची होता है ये बेचारा होता है। क्या होता है? बेचारा। तो निरीह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बेचारा हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें कि चालाक के पर्यायवाची की बात करें कि चालाक के क्या पर्यायवाची होंगे, तो चालाक का मतलब होता है होशियार, कुशल, प्रवीण, निपुण, बुद्धिमान, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? चालाक के। तो इसलिए जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निरीह का पर्यायवाची क्या होगा? बेचारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। कैसा संघर्ष है? बुद्धि और शरीर के बीच। तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? पैराग्राफ में, कि डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो पहले पैराग्राफ में आएंगे। तो ये देखिए, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था कि डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो ये इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली लाइन पर लिखा है, डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। डार्विन का क्या कहना था? कि जो जीवन है वो लगातार एक क्या है? संघर्ष है। तो अब हम आएंगे किसमें? ऑप्शन में। डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। तो देखिए, फिर से हमको ऑप्शन में ही आना पड़ेगा। फिर से एक बार देखिए, पूरा आपको नहीं दिखा पाया मैं। ये देखिए, डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है, और इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। यानी किससे? बुद्धि और शरीर से। तो आइए अब ऑप्शन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में 6 है। ये देखिए, जो बुद्धि और शरीर से क्या होगा, सबल या सक्षम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लगभग 15 क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ में, गद्य और पद्य के मिलाकर, और आप अगर मन से कायदे से एकदम करेंगे तो आप 15 में से 15 एकदम करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, पक्ष में है, ना पक्ष में है, ना विरुद्ध है, या समतुल्य है। तो आइए फिर से आते हैं पैराग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है। तो ईसाई विश्वास के कैसे है, विरुद्ध है। तो अब आएंगे ऑप्शन पे। तो ये देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए अकूत खजाना है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है, वह इस खजाने का हिस्सा है या उसका एक छत्र मालिक नहीं है। तो फिर से इसको हमको करने के लिए पैराग्राफ में आना पड़ेगा। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए, वैज्ञानिक प्रकृति की धारणा में जो प्रकृति है वो मनुष्य के लिए क्या है। तो देखिए, ये देखिए, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया एक ऐसा अकूत खजाने का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अकूत खजाने का। तो अब फिर से हम अपने ऑप्शन में आएंगे। हाँ, तो वैज्ञानिक प्रगति की धारणा के में प्रकृति मनुष्य के लिए क्या है, एक अकूत खजाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले ऑप्शन की ओर आते हैं, क्वेश्चन की ओर। भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है। भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा जो है वह सही नहीं है। तो इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। अभी तक तो आपको मिल जाते थे पैराग्राफ में, लेकिन ये आंसर जब आप पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एक बार तो इसका आंसर आएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने, पहला ऑप्शन उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, प्रकृति पर आधारित जमाया है, या 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है, या उसे श्रेष्ठतर बनाया है। तो इसके लिए फिर हम कहाँ पर आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, पैराग्राफ में आएंगे, सॉरी। ये देखिए, तो ये देखिए, पिछले 2 महायुद्धों में जो नष्ट नाबूद हुआ है वह मनुष्य का यह मिथ्या दंभ ही है जो सर्वश्रेष्ठ होने का यह उन्माद आगे बढ़ता जाए और किस सीमा तक पहुंच सकता है। यानी पिछले 2 महायुद्धों में जो नष्ट नाबूद हुआ है। अब ऑप्शन पे आएंगे। तो देखिए, मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दंभ ने 2 महायुद्धों के लिए उसे उत्तरदायी बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के सभी क्वेश्चंस को एकदम करेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं काव्यांश की ओर। तो देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। काव्यांश दिया गया है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम स्पष्ट रूप से। थोड़ा सा इसको और
साइज को इंक्रीज कर देते हैं। इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, इतना डर है बिखरा हुआ कि मन में आता है, तुम्हें बीज के अंतर मन में छिपे अंकुर सा, तुम्हें बीज के अंतर मन में छिपे अंकुर सा, अपने भीतर ही पालूं तब तक जब तक कि तुम पूर्ण पेड़ ना हो जाओ, पर फिर लगता है कि क्या तब तुम झेल सकोगी धूप के ताए, हवा के थपेड़े, बिजली के गर्जन तर्जन को, क्या जमा सकोगी अपने पांव पृथ्वी पर मजबूती से, डर डर कर भी बिटिया इतना तो जान चुकी हूँ अपने दम पर कि तुझे बीज की तरह उगना पड़ेगा, अपने बूते ही उगना पड़ेगा। तो ये हमारा काव्यांश था। अपने हिस्से की धूप, हवा और नमी पर हक जमाते अंतर मन में कौन सी संधि, यहाँ पर हमको संधि बतानी है कि जो अंतर मन है इसमें कौन सी संधि होगी। तो जब हम अंतर मन का विच्छेद करेंगे तो अंतर मन का विच्छेद क्या होगा, अंतः 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 प्लस मन, अंतः प्लस मन। तो बताइए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो अंतर मन में कौन सी संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन, गर्जन तर्जन में कौन सा समास है, बताइए गर्जन तर्जन में कौन सा समास है, कमेंट करिए सभी लोग कि गर्जन तर्जन में कौन सा समास है। तो गर्जन तर्जन में हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, गर्जन और तर्जन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, धूप, हवा और आंधी, धूप, हवा और नमी प्रतीक है, किसका प्रतीक है, आंधी तूफान की, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, वर्षा बाढ़ की, या प्राकृतिक आपदाओं की। तो जब अभी आपने काव्यांश पढ़ा है तो उस काव्यांश में जो उसका मेन जो अर्थ निकल कर आ रहा है कि धूप, हवा और नमी जो प्रतीक है वो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको लेके प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कविता में बीज प्रतीक है, जो बीज है वो किसका प्रतीक है, संघर्ष का, साहस का, स्त्री की अदम्य जिजीविषा और उत्पाद का, या डर का। तो जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा है उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो बीज है वो स्त्री की अदम्य जिजीविषा यानी जानने की इच्छा और उत्पादकता का क्या है, प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ, पंक्ति में पेड़ हो जाना सूचक है, यानी जब तक कि तुम पेड़ ना हो जाओ ये किस बात को स्पष्ट कर रहा है, तो ये जो है ये माँ का बेटी के प्रति, माँ का बेटी के प्रति जो आश्वस्ति का भाव है ये प्रकट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तुत कविता जो है, जो अभी हमने कविता पढ़ी थी ये किससे रिलेटेड है, समाज का बेटियों के प्रति उपेक्षा की कहानी से, समाज का बेटियों के प्रति स्नेह को दर्शाती है, या समाज का बेटियों के प्रति तिरस्कार की बात करती है, या समाज का बेटियों के प्रति शोषण, उपेक्षा और तिरस्कार की उपजी है। इसीलिए तो बताया है, क्योंकि हमको क्या बताया जा रहा था कि बोला जा रहा था कि धूप के ताए से, हवा के थपेड़े और बिजली के गर्जन से क्या जमा सकोगी अपने पाँव, यानी इस माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा कि समाज का बेटियों के प्रति जो शोषण हो रहा, जो उनकी उपेक्षा और तिरस्कार से उपजी है, उन सभी के बारे में बताया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है, निम्न में से कौन सी ऐसी भाषा है जिसे अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। ये तो देखिए, एक होती है प्राथमिक भाषा, यानी उसको सीखने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरी होती है द्वितीय भाषा, जिसे सीखने के लिए हमें अध्यापक की मदद लेनी पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रचनावादी उपागम, बात किसकी हो रही, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने से भिन्न है कि यह मुख्यतः किस पर बल देता है, अर्थ पर बल देता है,
और उपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। दूसरा है नियमों पर बल देता है और उपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। सी ऑप्शन है नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, या डी ऑप्शन है ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। तो बताइए, जो रचनावादी उपागम होता है वो संप्रेषणात्मक जो उपागम होता है उसके अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान ही सीखे जाएं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब सुझाव नहीं दिया जा रहा, सीधे उनको क्या दे दिया जा रहा, आदेश ही दे दिया जा रहा कि तुमको ये करना है या तुमको आज ये कार्य करके लाना है। तो सीधे क्या दिया जा रहा, शिक्षक के द्वारा छात्र को आदेश देने का कार्य किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर रहे हैं, यानी शिक्षार्थियों के अनुसार क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। तो अभिग्रहण में क्या होता है, जो बता दिया बच्चे ने वो बस सीख लिया, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूल्यांकन तो इससे लेना ही देना नहीं है। समीक्षा की बात ही नहीं हो रही, तो किससे रिलेटेड है, अनुकूलन। जब आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है तो वो किस में होता है, अनुकूलन में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योगात्मक आकलन है कैसा है, निदानात्मक और उपचारात्मक है, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या, योगात्मक आकलन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी, यानी कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। मतलब कई ऐसे शब्द हैं जिनको वो गलत लिख रहा, इसके बावजूद भी उसे समग्र भाषा प्रयोग करने के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो रचनावादी तो होगा नहीं, व्यवहारवादी होगा नहीं, संप्रेषणात्मक होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समग्र भाषा को लिखने का प्रयास कर रहा है तो उसमें उसके द्वारा कुछ ना कुछ त्रुटियां भी होंगी, लेकिन शिक्षक क्या करेगा, उसके लिए फिर भी उसको क्या देगा, अच्छे अंक देगा। अगला क्वेश्चन, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है। पहला है सरसरी तौर पर पठन। बात यहाँ पर क्या हो रही, विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ सामग्री पढ़ रहा है तो सरसरी तौर पर पठन होगा। बताइए क्या ये हो सकता है भाई। अगर वो विशिष्ट सूचना को जानने के लिए पाठ को समग्र यानी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ रहा है तो सरसरी तरह से क्यों पढ़ेगा। इसके दूसरा है बारीकी से पठन, हो सकता है। और आगे देखते हैं, पाठ के बाहर जाना, पाठ के बाहर जाके क्या करेगा, या उसका विश्लेषण क्यों करेगा, वो तो जानकारी इकट्ठा करना चाहता है ना। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा बारीकी से पठन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं, यानी उत्पादक भाषा कौशल। बताइए तो उत्पादक भाषा कौशल में कौन कौन शामिल है। तो उत्पादक भाषा कौशल में वाचन और लेखन, यही दोनों शामिल हैं, यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाचन और लेखन। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषा वह है जो बच्चे, अब बताइए द्वितीय भाषा अभी हमने पढ़ी थी कि द्वितीय भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षक उसका साथ देता है।
अब बताइए प्रथम भाषा क्या है? विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं। विशेष प्रयास करके यानी आप परिवेश में अगर सीख रहे हैं तो क्या विशेष प्रयास करके सीखेंगे। दूसरा है बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब भाषा अर्जन को भाषा अर्जन हम कह सकते हैं, चोम्स्की के द्वारा दिया गया है भाषा अर्जन। क्या होता है कि हम ना चाहते ये भी अपने परिवेश से उन सभी भाषाओं को क्या कर लेते हैं, या जो शब्द का प्रयोग किया गया उनको हम क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? यानी ध्वनि का उत्पादन कौन है? स्वर्णिम। ध्वनि का उत्पादन कहाँ से हुआ है? स्वर्णिम से हुआ है। कहाँ से उत्पादन हुआ है? स्वर्णिम से, यानी स्वर्णिम या स्वानिकी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है तो देखिए, विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, ये तो है। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये भी है। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों के विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी होगा। लेकिन व्याकरणिक नियम पर ध्यान देते हैं, यही नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि हमको बताना था कौन अंश नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को प्रमोट करता है? समुन्नत का मतलब होता है प्रमोट करता है। निम्न में कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को प्रमोट कर रहा है? किसको? प्रवाह को। तो बताइए, अगर प्रवाह यानी बोलना, यानी अपने जो बात है वो दूसरे माध्यम तक पहुंचाना, तो वो किसके द्वारा होगा? संप्रेषणात्मक उपागम के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आती है? अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। बताइए, पाठ के साथ अंतः क्रिया करना, पाठ के साथ अंतः क्रिया करना, तो ये तो आएगी। दूसरा, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, ये भी आएगी। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरे के सामने सुनना, ये भी आएगी। प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ये नहीं आएगी। हमें बात की गई थी ना, गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा, तो कौन नहीं आएगा? प्रत्येक शब्द को पढ़ना। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको बताना तो नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? बताइए, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? जो अधिगम है वो लचीलापन का अभाव है, अध्यापक केंद्रित होता है, अधिगम बाल केंद्रित होता है। आप खुद सोचिए, आपको अधिगम कराना है तो आप क्या योजना बनाएंगे? योजना ऐसे बनाएंगे कि जिस बालकों को हमको पढ़ाना है तो उनको ध्यान में रखकर हमको पढ़ाना होगा। यानी जो भी हम अपना मटेरियल यूज़ करेंगे या जो भी एक्टिविटी यूज़ करेंगे, वो बच्चों को ध्यान में रखकर, कि बच्चों को वो चीज़ें क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि अधिगम तो तभी होगा ना जब बालक आपके द्वारा सिखाई गई चीज़ों को अच्छी तरीके से क्या कर पा रहा, समझ पा रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित। और आज का अंतिम प्रश्न, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? गलतियों का विश्लेषणात्मक अधिगम, यानी गलतियों का आप विश्लेषण कर रहे हैं, यानी आपके द्वारा जो गलतियां हुई हैं या बालक के द्वारा जो गलतियां हुई हैं उसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि बालक ने ये त्रुटि क्यों की, क्या कारण रह गया होगा कि बालक ने ये त्रुटियों को किया है, क्या हमको सुधार करना चाहिए कि दोबारा बालक इस प्रकार की त्रुटियों को ना करे। तो हम इन सब बातों को लेकर क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। कैसा विश्लेषण? त्रुटि विश्लेषण। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।